नमस्कार, मैं श्याम। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। परिस्थितियां इस वक्त बड़ी नाजुक होती जा रही हैं क्योंकि इस वक्त हालात इतने बिगड़ गए हैं ईरान इजराइल युद्ध के बाद कि इस सरकार को अपना चेहरा छुपाते भागना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ तो बोलते ही उसके लिए विख्यात है। विश्व गुरु की उपाधि पा चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने में, और यह सरकार भी। लेकिन अब आज 11 रुपया लीटर प्रीमियर पेट्रोल में बढ़ोतरी हो गई और डीजल में 1.5 रुपया, और एलपीजी 215 रुपया बढ़ गया, जबकि मिल नहीं रहा है लेकिन 215 रुपया बढ़ गए। पीएनजी जो घर में पाइपलाइन के द्वारा गैस आता है वह, और सीएनजी की लिस्ट अभी नहीं आई है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की जो 96 रुपये वाला तेल था जो विमान में फ्यूल किया जाता था, वह 96 रुपया लीटर वाला 210 रुपया लीटर हो गया। यानी कि जिसे कार्बाइन फ्यूल कहते हैं, हवाई जहाज का सफर अब जो 100 रुपये में था वह डबल से भी ज्यादा का हो गया। अब यानी कि 5,000 रुपये का था तो वह अब 12,000 रुपये किराया हो जाएगा। ऐसे में डीजल और सीएनजी का रेट बढ़ने के बाद, पेट्रोल का रेट बढ़ने के बाद, ट्रांसपोर्ट यानी कि बस सेवा, ट्रेन सेवा, उबर, ओला, यह सब रेट बढ़ जाएंगे और भारी मात्रा में बढ़ेंगे। इसका बढ़ने का एक तात्पर्य यह होगा कि आम व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा। और अब यह कहा जा रहा है कि यह चुनाव 5 राज्यों के चल रहा है, इसी के लिए सरकार ने थोड़ा दबा करके रखा है। और जैसे यह खत्म होगा, कहीं अगर 200 रुपये लीटर पेट्रोल भारत में हो तो आश्चर्यचकित नहीं होगा। लेकिन अब ईरान इजराइल का युद्ध और भी भयावह परिस्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के बदजुबानी पर ईरान का रिएक्शन मिडिल ईस्ट को तबाह करना। ऐसे में ट्रंप ने पूरे विश्व के लिए एक संकट पैदा कर दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब भारत में जो महंगाई की मार पड़ रही है, अब खाने पीने के सामान हो, चाहे आम जीवन से जुड़ी किचन के सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, हर चीज पर बेइंतहा रेट बढ़ने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि पीएम मोदी ने इस देश को यह कहा था कि एक बहुत बड़ी आपदा देश पर आ गया है, संकट आ रहा है, उसे हम सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी ने उसके जवाब में यह कहा था कि कोरोना काल से जैसे हम लोग निपट लिए वैसे ही आगे भी हम लोग निपटेंगे। लेकिन कोरोना काल में मौतें भी हुई थी और वह एक भयावह आपदा था जो बीमारी लेकर के आया था, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस वक्त महंगाई की मार आई है और यह सब कुछ सरकार के गलत नीतियों की वजह से हुआ है, यह सरकार की कमी से हुआ है, यह वैसे नहीं आया है, यह बुलाया गया है। ईरान इजराइल का युद्ध का असर उस मिडिल ईस्ट में होना चाहिए जहां पर उसके हमले जारी है, तहस नहस हो रहे हैं। लेकिन भारत का क्या? भारत में तो कोई हमला नहीं हुआ है, भारत में तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। वजह यह है कि जो भारत में हालात हुए हैं वह चाइना में क्यों नहीं है, रूस में क्यों नहीं है, बांग्लादेश में क्यों नहीं है, श्रीलंका में क्यों नहीं है, क्यों भारत में ही है? क्योंकि भारत की नीतियां गलत और हमारे देश की सरकार ने झूठ बोला और हमारे देश की मीडिया ने झूठ का प्रचार किया। यानी कि सरकार पूरी तरह से खोखली थी, जो भी इस देश की संपत्ति थी वह बेच रही थी और झूठे अफवाह जो
सोशल मीडिया को अफवाह फैलाने की बात करती है, खुद अफवाह फैलाती है, और वह गोदी मीडिया दलाली करते हुए झूठी खबरें लोगों तक पहुंचाता है कि सरकार विकसित कर रही है, विश्वगुरु है, डंका बज रहा है, ये है, वो है, घंटा है, ठेंगा है। कुछ भी नहीं है, पूरा खजाना खाली है। और जब खाली है तो अब सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो आपके खून चूस रही है रेट बढ़ा बढ़ा करके। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि बाहर से सामान आना सस्ता हो गया है, सामान अब महंगा हो गया है, क्योंकि शिप का किराया भी ज्यादा लग रहा है, इंश्योरेंस चार्जेस भी उस पर ज्यादा लग रहा है, और सामान मिल भी नहीं रहा है। रेट बढ़ने के बाद भी आपको सामान नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर देश के लिए जो रास्ता खुला है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, भारत के लिए बंद है, बहुत कम शिप आ रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि पीएम मोदी को अब कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। महंगाई की मार इस देश को तबाह कर रही है। महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, लोगों की बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, लोगों के काम से निकाले जा रहे। 50% तकरीबन उद्योग बंद हो गए हैं भारत में, 50% उद्योग बंद हो गए। सबसे ज्यादा प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और टेक्सटाइल पर पड़ा है, जिसमें महिलाएं भी बहुत भारी मात्रा में टेक्सटाइल में काम करती थी। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो लेबर मजदूर थे वह बेरोजगार हो गए, वह अपना शहर छोड़कर गांव जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोरोना काल से भी भयावह परिस्थिति है, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, हर जगह तादाद लंबी लगती जा रही है। बस फर्क यह है कि कोरोना में पैदल निकल पड़े थे और इसमें बस और ट्रेनों में सफर करने के लिए लाइन लगा रहे हैं, यही फर्क है। वरना कोरोना काल में खाने को मिल रहा था, इस वक्त खाने के मोहताज 4-4 दिन से भूखे लोग भी लाइन में लग करके अपने घर वापसी के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है और सरकार इस पर चर्चा नहीं करती है, बल्कि गोदी मीडिया इस चीज को दिखा नहीं रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, सोशल मीडिया दिखाता है तो उसके अकाउंट को बंद किया जा रहा है, सवाल खड़ा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस देश के लोकतंत्र का हनन यह सरकार कर रही है। ऐसे में मोदी पर संकट का पहाड़ टूटा, नीतीश ने बुलाई बैठक। नीतीश आज बैठक बुला रहे हैं जेडीयू की, और जेडीयू के बैठक में कुछ फैसला करने जा रहे हैं। क्या फैसला होगा यह वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना इन नेताओं का, बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन नीतीश के बैठक से मोदी को फर्क पड़ता है, क्योंकि नीतीश ने 4 शर्तें मोदी के सामने रखी हैं, जिन शर्तों का जवाब नहीं गया है। और खबर यहां तक निकल पड़ी है कि 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने अगर जवाब नहीं दिया, और जवाब अगर निष्पक्ष तरीके से नहीं दिया, तो सरकार पलट भी सकती है, सरकार बदल भी सकती है बिहार के अंदर। सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन 9 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसदगी का लेंगे। लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है कि राज्यसभा सांसदगी से वह इस्तीफा देंगे। मैं इस बात पर मुहर तो नहीं लगाता, लेकिन बिहार में सरकार बनाने को लेकर के नीतीश कुमार बहुत ही गंभीर हो चले हैं और बैठक पर बैठक हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ 5 राज्यों में हार रही है बीजेपी, सर्वे यह बताने लगा। जो 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का परिणाम सही नहीं आ रहा है, अस्तित्व को संकट आता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में सबसे ज्यादा फोकस की है, पश्चिम बंगाल और आसाम के अंदर। आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा का जो खुलासा उनकी पत्नी का हुआ है, कांग्रेस ने किया है, इसको लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। और ये कांग्रेस का यह आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बहुत बड़ी संकट पैदा कर दिया है। आसाम के अंदर लोग हेमंत बिस्वा शर्मा से वैसे भी त्रस्त थे, और हेमंत बिस्वा शर्मा का बरबोलापन भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया। आज आसाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं, दोनों में आज जंग चल रही है, क्योंकि अब चंद दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के। 9 तारीख को वोटिंग होना है और 7 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागानों में ढूंढ रहे हैं और घूमते घूमते लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं,
कुछ अपना संदेश भी देना चाहते हैं, भले कुछ ना करें, भले झूठे ही बोले, तो झूठ बोलने में तो उपाधि हासिल है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन भाजपा फंस जरूर गई है असम के अंदर, क्योंकि मणिपुर के घटना का जिक्र असम में होने लगा है, सेवन सिस्टर का जिक्र होने लगा है, अरुणाचल का जिक्र होने लगा है कि अरुणाचल के व्यक्ति को जिस तरह से एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं, वह कहां का, चाइना का हिस्सा है, और हमारे देश की सरकार चुप रही थी। अरुणाचल पर कब्जा करना चाहता है चाइना, अरुणाचल का नाम तक बदल देता है, लेकिन हमारे देश की सरकार चुप रहती है, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ नहीं बोलते। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि असम के अंदर अगर मणिपुर का मुद्दा हावी हो गया है और चुनाव प्रचार के आखिरी क्षण में, तो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज भी मणिपुर जल रहा है, मणिपुर का समस्या का समाधान नहीं किया, मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, कुकी और मैथिली, बताइए, हिंदू मुस्लिम बना दिया गया उन्हें। इस तरह से कहा जाता है कि आरएसएस ने यह सब कुछ कराया, मैं नहीं जानता इसकी सच्चाई क्या है नहीं है, इसके सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन मणिपुर एक छोटा सा राज्य, एक खूबसूरत सा राज्य, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता आने के बाद मणिपुर जल उठा, और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वह बातें कहने में भी शर्म आती है, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आती। अब मणिपुर का जब मुद्दा हावी हो गया और प्रधानमंत्री मणिपुर तक गए नहीं, तो फिर अब असम के अंदर वह मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि मणिपुर के लोग मिजोरम और असम में शरण लिए थे, भारी मात्रा में लोग वहां से निकल आए थे। ऐसे में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन फिर भी मोदी ने मणिपुर का मन नहीं बोला। आसाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल पा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जा रहे हैं, और हेमंत शर्मा का जो घोटाला सामने आया है, चुनाव आयोग भी चुप है इतना कुछ होने के बाद कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पूरी तरह से दर्शाई नहीं है, चुनाव प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है, लेकिन चुनाव आयोग फिर भी चुप है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सामना इस वक्त नहीं कर पा रही है। अब चुनाव आयोग क्या खेल करेगा यह 4 मई को पता चलेगा, लेकिन निष्पक्ष तरीके से देखा जाए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को उम्मीद किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है, और कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है। वह संपर्क क्या सरकार गिराने तक चला जाएगा, बात चली जाएगी, या फिर बस यूं ही संपर्क सधा हुआ है, यह भी वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। चुनाव आयोग साम दंड भेदभाव सब कुछ अपना रहा है। इंडिया ने पूरी तरह से अपने चंगुल में एक तरह से फंसा लिया है नरेंद्र मोदी को, निकल नहीं पा रहे, अपना रहे हैं उसमें, और अलग अलग जुमले देने का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन चुनावों में जीत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, इन 5 जगहों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन अच्छे नहीं किए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बचा पाना केंद्र में बड़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से बैठक बुलाए हुए हैं, बैठक में बहुत कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सीएम के लिए तैयार नहीं है। सम्राट चौधरी पर 68 विधायकों ने बगावत कर दिया नीतीश कुमार के, यह हर कोई जानता है, हर किसी ने खबरें चलाई थी, हमने भी चलाई थी, और आप दर्शकों तक पहुंचाया था। मोदी अब अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए असम और पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना राहुल गांधी से असम में होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर बात करें ईरान इजराइल के युद्ध पर, तो ईरान इजराइल के जो परिणाम आ रहे हैं, और अमेरिका जिस तरह से बैकफुट पर गया है, नरेंद्र मोदी की सारी उम्मीदें टूट गई हैं, जो नेतन्याहू और ट्रंप पर भरोसा कर रहे थे। मोदी न घर के हुए न घाट के, और बीच में लटक करके रह गए। कहते हैं न ट्रंप के हो सके न ईरान के हो सके, और मोदी बीच में फड़फड़ा रहे हैं। अब ऐसे में महंगाई की मार मोदी की बस की नहीं है झेलनी, भगवान भरोसे छोड़ दिया है, देखना है कि परिणाम उसका क्या होता है। लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन जिस तरह से हावी है मोदी के ऊपर,
मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तमिलनाडु के अंदर इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और डीएमके की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। केरल के अंदर कांग्रेस के का गठबंधन पूर्ण रूप से बहुमत में आता हुआ नजर आ रहा है। जो लेफ्ट वह हारता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 1 से 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भीतरघात जो वहां के सत्तारूढ़ दल से अंदर अंदर मिली हुई थी भारतीय जनता पार्टी, वह मकसद भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है, वह भी काम नहीं आया, क्योंकि राहुल गांधी ने सारे खुलासे कर दिए। भाजपा चाहती है कि केरल में वही सरकार रिपीट करे, क्योंकि भाजपा रिपीट नहीं आ सकती सत्ता तक। ऐसे में अगर पुरानी सत्ता केरल से चली गई तो गौतम अडानी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा अगर कांग्रेस की सत्ता आ गई, क्योंकि उनका पोर्ट भी वहीं पे है जो नरेंद्र मोदी ने दिया है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।